Welcome back, my friends and my students. Today we have discussed about the moving coil galvanometer. देखिए अभी हम लोगों ने पिछला आर्टिकल जो डिस्कस किया है टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट लूप, उसी का ये एप्लीकेशन है, उसी पर बेस्ड एक डिवाइस है। इसकी हेल्प से हम लोग डिफ्लेक्शन की सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि कितने एम्पियर करंट हमारे सर्किट में है। देखो ये जो गैल्वेनोमीटर है इसके 3 वर्क हैं। फर्स्ट, टू डिटेक्ट द करंट प्रेजेंट इन द सर्किट। अगर सर्किट में करंट है तो गैल्वेनोमीटर में जो नीडल होगी वो डिफ्लेक्ट होगी। दूसरा, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। और थर्ड, मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर्स एंड वोल्टेज इन वोल्ट्स। इसके लिए थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर एंड कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। ये हमारा अगला स्टेप होगा। तो फिलहाल आप इंट्रोडक्शन में पहले तो लिखिएगा, दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन, दिस डिवाइस इज बेस्ड ऑन ए कॉन्सेप्ट of torque acting on, concept of torque acting on current loop inside मैग्नेटिक फील्ड। यानी जो इससे पहले आर्टिकल डिस्कस किया ये उस पर बेस्ड। इस डिवाइस से हम करते क्या क्या है ये भी बता देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी कैन, फर्स्ट पॉइंट, detect the presence of current. Second thing, direction of current. Third thing, measure magnitudes of current and voltage by some modification। कुछ मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तब ये भी काम हो पाएगा। ये मॉडिफिकेशन भी आपको अभी यहीं इसी चैप्टर में सिखाऊंगा मैं। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन की डिवाइस करेगी क्या और किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इसके कैटेगरीज अगर हम बात करें तो 2 टाइप्स के होते हैं। There are 2 types of galvanometers. Galvanometer 2 types के हैं। फर्स्ट नाम डाल दें सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, और सेकेंड नंबर डाल दें पाइवोटेड टाइप। पाइवोट्स यूज किए जाते हैं, पाइवोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये तो 2 नाम हो गए, ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। प्लीज लिसन, टुडेज टॉपिक इज सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर। कंस्ट्रक्शन समझ लीजिए कैसे बनाएंगे। बहुत आराम से एक एक वर्ड सुनते जाइए, वही लिखना भी है। जैसे मैंने यहां पर सबसे पहले टेप बना दिया है, या स्विच कह दीजिए आप जो कहना चाहें। इसका नाम लिख दीजिए T1। इसका जो कनेक्शन है ध्यान रखिएगा, किसी बैटरी से कनेक्ट होगा जहां से हमें करंट मिलेगी। बैटरी शो करना जरूरी नहीं है, लेकिन वायर शो कर दिया। ये T1 से देखिए वायर को आगे बढ़ाया मैंने। यहां पर एक टोरिशन हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं, टोरिशन हेड, यानी ट्विस्ट होगा इस जगह से। टोरिशन हेड बनाइएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे नोकदार, यहां से एक वायर कनेक्ट होगा। इस वाली पॉइंट को हम लोग बोलते हैं टोरिशन हेड। क्या बोलेंगे,
ट्विस्टिंग इसी के अबाउट होगी, टोरिशन हेड। अच्छा, ये जो मैंने नीचे की तरफ वायर बढ़ाया हुआ है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज, फॉस्फर और ब्रॉन्ज का एलॉय मिक्स होता है, इसमें एलॉय बनाया गया है। ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है। इस पे एक यहां पर इस जगह पर ये मिरर यूज किया है मैंने। क्या यूज किया है? ये मिरर वायर के ऊपर ही कनेक्ट है, ऑन द वायर। मतलब जैसे ये वायर आ रहा नीचे की तरफ, इस पे ऊपर आप लोग एक मिरर चिपका दीजिए। आप लोगों ने देखा होगा साड़ी वगैरह में आजकल मिरर्स की कढ़ाई होती है, छोटे छोटे गोल गोल मिरर होते हैं, वही वाला ये मिरर लगा हुआ है इसके नीचे। अब यहां पर एक कॉइल सस्पेंडेड होगी। देखिए इस कॉइल का ये फ्रेम है, यहां पर एक कॉइल हम बनाएंगे। इस कॉइल को सस्पेंड करने की वजह से इसका नाम पड़ा सस्पेंडेड टाइप गैल्वेनोमीटर। ये देखो हैंग है, यहां से इसका कनेक्शन आगे फर्दर बढ़ाएंगे आप। इस जगह पर एक स्प्रिंग अटैच होती है, स्प्रिंग एस, ये स्प्रिंग का नाम हो गया एस। इस स्प्रिंग से आगे के हिस्से में जाकर के एक और टी लगा होगा, यानी कि स्क्रू लगा है, जिसको हम लोग T2 नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ये T2 है। बची हुई करंट यहां से बाईपास हो जाएगी। यहां पर हमारा पोल पीसेस यूज किए जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये हिस्सा हमारा नॉर्थ है और इधर एक मैग्नेट यूज करेंगे, उसका सेकेंड पोल हो जाएगा साउथ पोल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरी बात। ये कंस्ट्रक्शन का मेजर पार्ट प्रिपेयर हो गया है। ये मिरर है, हल्का सा साइडेड कर दो मिरर को, मिरर है। कंस्ट्रक्शन को जब लिखेंगे हम लोग तो कंस्ट्रक्शन के दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट आपके सामने शो हो रहा है, सेकेंड पार्ट यहां शो है नहीं, ना हम दिखाएंगे बना करके, बट आपको बता दे रहा हूं एक स्टैंड होता है। जो पार्ट हम इसमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, मैं उसको दिखा रहा हूं आपको जानकारी के लिए। एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर एक स्केल लगी होती है, ऐसे स्केल तो आप जानते हो ना, एक इस तरीके से स्केल लगी है। इसी स्केल के नीचे यहां पर एक लैंप लगा होगा। क्या लगा होगा? लैंप, फोकस करने के लिए, बल्ब, लाइट, जैसे टॉर्च निकलती, टॉर्च से लाइट, उस तरह से ये लैंप की जो लाइट होगी निकल करके इस जगह मिरर पर फोकस होगी। मैंने कल आपसे डिस्कस किया था कि मिरर को कभी धूप में रखिए और आप उसको घुमाइए तो उसकी इमेज छाया में जाती है कि नहीं, रिफ्लेक्शन बनता है। उसी तरीके से जब इस पर लाइट गिरेगी मिरर पर, तो मिरर का स्पॉट सामने पड़ेगा और वो सामने जहां लैंप रखा है, लैंप और स्केल है, इस स्केल पर ये मिरर की जो इमेज है इस जगह पर आपको फोकस करानी है। ये मिरर की इमेज आपके कहां पर आ जाएगी? स्केल पर। ये हिस्सा हमारा डायग्राम का पार्ट नहीं बनेगा, बट डिस्कशन में इसको लिखेंगे, ठीक है। अब जब आप यहां पर देखो, लैंप से लाइट गिरी इसके ऊपर, आमने सामने रखे हैं एक दूसरे के, तो यहां से लाइट फोकस होकर के मिरर पे जाएगी, यहां से इसकी इमेज पहुंचेगी स्केल पर। अब जब हम इसमें लाइट पास करेंगे, यानी करंट पास होगी, करंट पास है, यानी ये जो लूप बनाया हम लोगों ने, इस फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं इसकी, ये आपने एक फ्रेम बना दिया है, एल्यूमिनियम का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता कौन सा मेटल इस्तेमाल करूं मैं। इस फ्रेम से होकर जब करंट पास होगी तो ये करंट लूप बनेगा कि नहीं? लास्ट डे का आर्टिकल जो था, मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी करंट लूप को रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क काम करता है, याद है? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। यानी जब इससे करंट पास होगी तो इस पर टॉर्क काम करेगा, टाउ। क्यों करेगा? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। टॉर्क का काम होता है फोर्स अप्लाई करना। इस फ्रेम के इस वाली आर्म और इस वाली आर्म पर फोर्स काम करेंगे। इस फ्रेम को कुछ इस तरीके से वो फोर्स डिफ्लेक्ट करेगा। जब ये इस तरह डिफ्लेक्ट करे, नहीं ट्विस्ट होगा, देखो ध्यान देना, तो स्प्रिंग में भी तो ट्विस्टिंग आएगी क्योंकि स्प्रिंग उससे अटैच है। स्प्रिंग में ट्विस्टिंग आई, स्प्रिंग मैकेनिकल पार्ट है, इलेक्ट्रिक का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसका पार्ट ये क्या है? मैकेनिकल। इसको मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है। ट्विस्ट हुई स्प्रिंग, फिर अपनी इनर्शिया की वजह से स्प्रिंग वापस पोजीशन लेना चाहेगी। भाई स्प्रिंग को आप खींचिए तो स्प्रिंग वापस बैक जाना चाहती कि नहीं जाना चाहती? बताइए।
तो जो इसमें ट्विस्टिंग आ गई है इसके टर्न होने की वजह से, उस ट्विस्टिंग की वजह से ये बैक होगी स्प्रिंग, यानी फिर से कॉइल इसी सामने आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अभी भी वही काम कर रहा है, करंट अभी भी पास हो रही है, फिर से ये ट्विस्ट होगा, फिर स्प्रिंग वापस ले आएगी। यानी जो मैग्नेटिज्म फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, टॉर्क है, ये बार बार इस कॉइल को ट्विस्ट कराएगा और स्प्रिंग बार बार इसको रिस्टोर कर देगी। इस तरीके से ये जब कॉइल ऐसे ऐसे बार बार होगी तो साथ में मिरर इस वायर से चिपका हुआ कि नहीं, तो मिरर जब यहां पर चिपका हुआ, ये बार बार अगर वायर ऐसे हो रहा है, ट्विस्ट हो रहा है, तो मिरर में भी तो डिफ्लेक्शन होगा। ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो आपको सामने स्केल पर ऑब्जर्व होगा। देखिए इन दो पॉइंट्स के बिटवीन ये मिरर बार बार ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट होता रहेगा। इस पॉइंट की रीडिंग और इस पॉइंट की रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे। इसको हम θ1 नाम दे देंगे, इसको हम θ2 नाम दे देंगे। प्रैक्टिकल का पार्ट है। इन डिफ्लेक्शन की हेल्प से करंट का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाएगा। मैं भी प्रूफ करूंगा कि जो करंट प्रोड्यूस्ड होगी या करंट फ्लो होगी इसके क्रॉस, उसका मैग्नीट्यूड सीधे सीधे डिफ्लेक्शन पर डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। तो करंट मेजर करने के लिए इन डिफ्लेक्शंस का इस्तेमाल होगा। हम डिफ्लेक्शन को हम फाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और थीटा से भी, डिपेंड करता है आपकी जो इच्छा। हम यहाँ फाई यूज करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि थीटा हमारा टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा यूज किया हुआ हमने। देखो टॉर्क का भी जो फार्मूला कहा था कि याद कर लो, इसकी जरूरत है। NIAB sin थीटा था। अब एक सिंबल हम थीटा यूज कर चुके हैं। ये थीटा हमारा बताता है बी और ए के बिटवीन का फार्मूला। ये थीटा क्या बताता है? ए और बी के बीच का फार्मूला, मतलब एंगल है ये। तो हम सेम सिंबल दो जगह यूज नहीं करेंगे, तो हम लोग यहाँ डिफ्लेक्शन को क्या यूज करेंगे? φ1 और φ2 की तरह इनकी वैल्यूज लिखेंगे। एक बार फिर सुनिए, फिर यही कंस्ट्रक्शन नोट करनी। ये डायग्राम प्रिपेयर हो गया। ये पूरा का पूरा डायग्राम एक वुडन बॉक्स में रखा होता है। किसमें? यानी इंसुलेटेड बॉक्स में, जिसका मैग्नेटिज्म और करंट दोनों से इफेक्ट ना पड़े, जिस पर ये पूरा अरेंजमेंट रखा होता है। अब कंस्ट्रक्शन मुझे लिखनी है। सपोज करिए डायग्राम तो बना दिया, तो हमें कहना है देयर आर टू ट्विस्टिंग हेड T1 एंड T2. T1 कनेक्टेड विद अ बैटरी सोर्स ऑफ एनर्जी या करंट सोर्स, कुछ भी कह सकते हो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। यहां से करंट पास होकर के आएगी। ये टोरेशन हेड है, यानी यहां से ही फॉस्फोर और ब्रॉन्ज का वायर हैंग हो रहा है। ये जो वायर बनाया है किसका बना है? फॉस्फोर ब्रॉन्ज, ये एलॉय होता है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज एलॉय का वायर है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर है। इस फॉस्फोर ब्रॉन्ज वायर के ऊपर एक हम लोगों ने सर्कुलर मिरर को ऐसे पेस्ट कर दिया है। ये पेस्टिंग वायर के ऊपर ही चिपकी हुई है। वायर की ट्विस्टिंग के साथ ये मिरर भी ट्विस्ट करेगा ऐसे ऐसे। ये जाकर के एक सस्पेंडेड टाइप की कॉइल है। यहां पर ये फ्रेम हमने एल्यूमिनियम का बना दिया है। मतलब कोई भी मेटल, जैसे कॉपर या एल्यूमिनियम में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। आप इसको कहते हैं एल्यूमिनियम कॉइल। ये एल्यूमिनियम कॉइल है। ये नॉर्थ साउथ पोल्स हैं किसी हॉर्सशू मैग्नेट के। हॉर्सशू मैग्नेट यू शेप में होता है, सुना है कभी आप लोगों ने? देखा होगा। तो इस यू शेप वाले हॉर्सशू का केवल हमने ये दोनों पार्ट्स दिखाए हैं, अपर पार्ट्स, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ये डायग्राम बन गया है। अब जब करंट यहां से पास हो रही है तो इस पर एक टॉर्क काम करेगा, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। वो टॉर्क का मतलब होता है जो ट्विस्ट करने के लिए फोर्स हो। फोर्स और टॉर्क में डिफरेंस समझिएगा। फोर्स होता है डिस्प्लेस कराता है और टॉर्क कराता है ट्विस्ट। जैसे ढक्कन खोलते हैं हम लोग बोतल की, तो क्या बोतल की ढक्कन डिस्प्लेस करने से खुलेगी या ट्विस्ट करने से खुलेगी? तो जो ट्विस्टिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है उसको बोलते हैं टॉर्क। स्टीयरिंग घुमाते हो गाड़ी की, उसमें कपल ऑफ फोर्स काम करता है। ट्विस्टिंग में क्या होता है? कपल ऑफ फोर्स, यानी टॉर्क। तो ये टॉर्क क्या करेगा? इस कॉइल को ट्विस्ट कराएगा ऐसे। और ट्विस्टिंग को रिमूव करने के लिए या खत्म करने के लिए स्प्रिंग लगी हुई है। ये स्प्रिंग वापस ले आएगी इसको। फिर से करंट पास हो रही लगातार, बार बार ये ऐसे ऐसे करेगा। इसका डिफ्लेक्शन लैंप स्टैंड अरेंजमेंट। ये जो डायग्राम है मैंने शो नहीं किया है, इसको क्या बोलते हैं? लैंप स्टैंड अरेंजमेंट। लिखेंगे, थ्योरी में इसकी बारे में चर्चा आएगी, लेकिन ये हिस्सा डायग्राम में शो करने की नीड नहीं है। अभी फिलहाल आप डायग्राम बनाओ, फिर मैं कंस्ट्रक्शन लिखाता हूं इसकी। फटाफट डायग्राम बना।
कंस्ट्रक्शन एक बार प्लीज सुन लें, जैसे जैसा है वैसे वैसे आपको लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा, देखिए, इट कंसिस्ट टू टर्मिनल स्क्रू T1 एंड T2। देखिए, एक टर्मिनल स्क्रू ये है और एक ये है, क्लियर। तो जैसा कि बनाया वैसा हमें लिखता है, ठीक है। इट कंसिस्ट टू टर्मिनल्स स्क्रू T1 एंड T2। तो T1 ये हो गया, T2 ये हो गया। अ कनेक्टिंग वायर अटैच्ड बिटवीन T1 एंड टॉरिशन हेड। देखो, एक ये वायर हमने यहां पर कनेक्ट किया हुआ T1 और टॉरिशन हेड T के बिटवीन। इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। देखिए, यहां पर टॉरिशन हेड से हमारा एक फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप लगी हुई है, हमें ये भी लिखना चाहिए। अ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप इज अटैच्ड या सस्पेंडेड फ्रॉम द टॉरिशन हेड। इसके बारे में लिख दिया, देख लिया मैंने। वन मेटालिक स्ट्रिप ऑफ फॉस्फर ब्रॉन्ज इज सस्पेंडेड बाय टी मतलब टॉरिशन हेड के अक्रॉस। अच्छा, इस फॉस्फर ब्रॉन्ज की स्ट्रिप के ऊपर एक स्मॉल लाइट, ठीक है, मिरर एम कनेक्ट हुआ है। तो देख लीजिए, अ लाइट मिरर एम इज अटैच्ड एट द स्ट्रिप एज इन द डायग्राम। जैसा कि डायग्राम में शो किया मैंने, मिरर को इस तरह से मिरर लगा दिया है। एन एल्यूमिनियम फ्रेम, ये वाला देखिए, ये जो फ्रेम है एल्यूमिनियम से बना हुआ है। इसके अंदर ये जो कॉइल बनाई है ये कॉपर की है। एन एल्यूमिनियम फ्रेम विद कॉपर कॉइल सस्पेंडेड फ्रॉम द अबव स्ट्रिप बिटवीन पोल पीसेस। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिटवीन पूरा मेटल सस्पेंड कर रहा है। अच्छा, फिर इसके बाद देख लीजिए आगे। एट सेकेंड एंड, यानी लास्ट में इधर नीचे की तरफ, एट सेकेंड एंड ऑफ द कॉइल स्प्रिंग एस इज अटैच्ड टू द सेकेंड टर्मिनल स्क्रू T2। एस को किससे कनेक्ट किया हुआ है? T2 से। यहां से इसका हिस्सा हो गया। ये पूरा जो पूरा मटेरियल है, दिस होल अरेंजमेंट इज प्लेस्ड इनसाइड आइदर वुडन बॉक्स और ग्लास बॉक्स, यानी कांच के बक्से में रख देते हैं। तो इतना तो आप कंस्ट्रक्शन लिख ही चुके हैं। अब थोड़ा वर्किंग के बारे में लिखा देते हैं। आप डालिएगा पॉइंट वर्किंग। वर्किंग नोट करें प्लीज, वर्किंग में ही थ्योरी आएगी। तो एक साथ दोनों बातें लिखाता हूं, आप हेडिंग डाल लें इसी के नीचे, वर्किंग एंड थ्योरी। वर्किंग एंड थ्योरी। अब वर्किंग और थ्योरी क्या है, इस पे थोड़ा सुनिए। जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वही पूरा प्रोसीजर नोट करते चले जाना। जैसे समझना फिर से, हम कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रेस टर्मिनल स्क्रू T1, then the current passes across the phosphor bronze strip and overall across the frame, या इस कॉइल को कहते हैं सस्पेंडेड कॉइल। तो इसने चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा जैसा होता जरा वैसा लिखते जाते हैं। एक्सप्लेन एक बार कर ही चुके हैं, तो लिखिए जरा। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्किंग में लिखें, फर्स्ट ऑफ ऑल अ करंट इज passes through the coil across phosphor bronze strip। अब देखिए, ये जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में है और उसमें करंट पास हो रही है, इसलिए यहां पर एक टॉर्क काम करेगा। तो दिस कॉइल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। So a torque is acting on this coil। आप देखिए, इस टॉर्क की वैल्यू की बात करूं, इस कॉइल पर एक टॉर्क काम करने लगेगा, गिवन एज, उसका फार्मूला लिख रहा हूं मैं, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। ये टॉर्क काम करेगा। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। थोड़ा इस पे ध्यान देना। हम लोग यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा? इस जगह हम एक छोटा सा पॉइंट डिस्कशन में लिखाएंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है सुनिए।
इस जगह पर एक छोटा सा आर्टिकल कह सकते हो डिस्कस करूंगा, इसके बाद ये थ्योरी आगे बढ़ेगी। एक टर्म होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब सुनिएगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, कुछ इस तरीके से मैग्नेट को डिजाइन किया गया है। ये मैग्नेट्स कुछ इस डिजाइन में बने हुए हैं कि इनके बीच अगर कोई कॉइल रखी जाए, देखो ये कॉइल है सपोज करिए, ये कैसी भी ट्विस्ट करेगी, देखो रेडियस का काम करेगी हमेशा, इसके लिए देखो हमेशा रेडियस का काम करेगी। ऐसा फील्ड जो एरिया और बी यानी ए और बी के बीच हमेशा थीटा कितना बन जाए, 90 डिग्री बन जाए। ध्यान देना प्लीज, मैग्नेट को हम लोग कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं सर्कुलर आर्क के फॉर्म में कि कॉइल का एरिया वेक्टर हमेशा बी के साथ कितना एंगल बना ले, 90 डिग्री। ऐसी फील्ड को रेडियल फील्ड कहते हैं। तो सस्पेंडेड टाइप या पाइवोटेड टाइप जो गैल्वेनोमीटर्स होते हैं, यहां पर जो मैग्नेट यूज किया जाता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसी? तो इसकी डेफिनेशन आप लिख देना, और डायग्राम बनाना चाहे तो बना ले, मैं थोड़ा और साफ बना देता हूं, या इसको सीधे सर्च करके निकाल देते हैं। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जैसे ये है, देखो ठीक है, यहीं से उठा लेते हैं। जैसे यहां पर देखो, ये वैसे पाइवोटेड का मेन डायग्राम है, ये पाइवोटेड टाइप अभी आगे बढ़ाएंगे उसका डायग्राम है, बट ये हिस्सा आप इसमें से केवल जज करिए, इतना पार्ट। अगर आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करनी है तो इस तरीके से आपको डिजाइन देनी पड़ेगी। ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का डायग्राम है, यानी यहां हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, थीटा हमेशा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। डेफिनेशन लिख लो इसकी, यहां पर एक हेडिंग डाल देना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर लिखिए such a magnetic field for which angle between B and A must be always 90 degree is called रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ये 1 मार्क्स में कभी आ जाती है डेफिनेशन, इसलिए लिखा दी है। अगर इसको डायग्राम शो करना चाहे, वैसे मैंने बना दिया, लेकिन आप अपनी तरफ से बना सकते हो। देखो ऐसे करके ये पोल पीस बना दीजिए, एक साउथ पीस और एक नॉर्थ, इसके बिटवीन आप ऐसे यहां पर एक इसको कॉइल को रिप्रेजेंट कर दीजिए। ये इस तरह का जब डायग्राम आप शो कर देंगे तो ये बताएगा किसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड को। इसको बना लो जरा, फिर आगे का डिस्कशन बोलते हैं। चलिए फिर से फर्दर डिस्कशन देखें प्लीज। अभी मैंने ये फार्मूला लिखा था आपसे, टाउ इज इक्वल टू NIAB sin थीटा। मैंने बोला कि फील्ड हमने कैसा अप्लाई कर दिया, रेडियल, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो जरा फार्मूला देखना क्या बनने वाला है। अब हम कहेंगे कि जो टाउ है, देखना प्लीज, ये क्या बन जाएगा, टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा NIAB और sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या बन गई, 1। ये टॉर्क आ गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप पे वापस फिर से। वो जो हमारा डायग्राम बना है, हम वापस फिर वहीं पहुंच रहे हैं। यहां पर इसमें जो ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग, स्प्रिंग भी तो काम कर रही है साथ में ट्विस्ट कराने का। जितना मैग्नेट वाला ट्विस्ट करके वापस ले जा रहा है उधर, उतना ही बैक करके स्प्रिंग ला रही है। तो हम सपोज करें जो स्प्रिंग है उसका ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ध्यान देना वर्ड पे, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, उसका सिंबल बनाएंगे हम लोग C। ये स्प्रिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है, ये जो टॉर्क निकला ये ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब सिमिलर टॉर्क स्प्रिंग लगाएगी। आप देखिए आगे का हिस्सा हम बताने वाले हैं। देखो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि जो ट्विस्टिंग कपल है, मतलब ट्विस्ट करने के लिए जो यूज होगा स्प्रिंग का, तो लेट ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, ये स्प्रिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट, इसको C लेट कर लो, ये C है ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। ओके, ये ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट है।
ये 1 डिग्री के लिए यूज़ किया गया। अगर ट्विस्ट हमने 1 एंगल किया, 1 डिग्री एंगल किया है तो ये सी है। और अगर हम ट्विस्ट मान लीजिए 2 डिग्री करें तो 2C होगा, 3 डिग्री करें 3DC होगा। ऐसे ट्विस्टिंग के लिए अगर 5 डिग्री की बात करें, डिफ्लेक्शन अगर मिरर में या फॉस्फर ब्रॉन्ज कॉइल में हम बात करें 5 डिग्री का ट्विस्ट हुआ है तो हम इसको C5 लिखेंगे। तो टॉर्क हमारा जो बनेगा टाउ इज इक्वल टू, फॉर 5 डिग्री के लिए बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना प्लीज। तो ये एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड वाला ले जाएगा, वापस लाएगा स्प्रिंग वाला। तो फॉर 5 डिग्री ट्विस्ट टॉर्क अगर हम निकालें फॉर ट्विस्टिंग ऑफ 5 डिग्री तो टाउ इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा C5। इसको डिग्री कह दिया मैंने, एंगल मतलब कोई भी 5 एंगल है तो टाउ इज इक्वल टू बनेगा हमारा C5। ओके, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये स्प्रिंग के लिए निकाला है और इससे ऊपर जो निकाला था वो हमारा किसके लिए था? वो था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, नहीं मैग्नेटिक टॉर्क जो था, मैग्नेटिक फोर्स था, उसने ट्विस्ट किया था कॉइल को और स्प्रिंग वापस ले आई, बैक रीस्टोर कर रही है। तो ये दोनों ही टॉर्क जो होंगे ये आपस में एक दूसरे के इक्वल करने हैं मुझे। ये दोनों ट्विस्ट कर रहे हैं, एक उधर ले जा रहा है और स्प्रिंग वापस इसको रीस्टोर कर रही है। तो चलो इसके लिए हम लोग इन दोनों को इक्वेट कराते हैं। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा हमारा, दोनों को हम इक्वेट कराएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 और 3 इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो 2 में हमारे पास NIAB है और ये C5 निकाला, इक्वेट करा दीजिए। तो C5 इज इक्वल टू NIAB, साइन थीटा 90 हो चुका है पहले ही। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना, हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि जो करंट है वो फाई के प्रोपोर्शनल है। तो करंट को एज ए सब्जेक्ट बना दो। तो I इज इक्वल टू C अपान NAB। देखो ध्यान देना, ये कांस्टेंट है और फाई बच गया हमारा। अब ये जो C/NAB है ये एक कांस्टेंट है, इसको रिडक्शन फैक्टर या रिडक्शन कांस्टेंट भी बोलते हैं। I आप कैपिटल ले रहे हो तो शुरुआत से कैपिटल लीजिए, स्मॉल ले रहे हो तो स्मॉल लीजिए। तो I इज इक्वल टू C अपान NAB और फाई। अब इस C/NAB को रिडक्शन फैक्टर बोल रहे हैं, इसको हम K लिख दें, X लिख दें, Z लिख दें, जो आपकी इच्छा हो, कांस्टेंट की तरह इसको लिखना है। N नंबर ऑफ टर्न है, A एरिया है, B फील्ड है, ये सब कांस्टेंट है। तो I इस तरीके से हम कह देंगे रिडक्शन फैक्टर के लिए अगर C अपान NAB इज इक्वल टू K तो I बिकम्स I इज इक्वल टू K इंटू 5। तो K अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, देखो जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, आपको याद होगा कभी भी बहुत जगह हम यूज़ करते हैं। अगर प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटा दिया जाए, प्रोपोर्शनल साइन हटा दिया जाए तो एक K डालते हैं, अगर K है उसको रिड्यूस करना है तो प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो I प्रोपोर्शनल 5, मेरा मेन टारगेट यही था कि हम ये दिखाना चाहते थे कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है कॉइल में वो करंट के मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी जितनी करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। या डायरेक्ट अगर हम डिफ्लेक्शन मेजर कर लें, फाई मेजर कर लें, तो हम उसको I के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि I डिपेंड कर रही है फाई पर, I प्रोपोर्शनल टू फाई। ये हमारा मेन रिजल्ट बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन इन कॉइल, या फाई कह दो, केवल सिंपल बोल दो डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से हमारा मेन रिजल्ट आ गया। इसी पर बेस्ड होता है गैल्वेनोमीटर, इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया होता है। अब चलो सेंसिटिविटी वगैरह पे भी डिस्कस करेंगे। C को तो आप जान ही गए कि ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट है, और जो हम लोगों ने निकाला है C अपान NAB, इसको रिडक्शन फैक्टर कहते हैं। ये लिख दीजिएगा, इसको भी लिखना जरूरी है। हियर C/NAB, ये जो कांस्टेंट है K, C/NAB इज कॉल्ड रिडक्शन कांस्टेंट या फिर रिडक्शन फैक्टर, कुछ भी कह दें आप इसको। तो लिख देना इसको भाई, रिडक्शन फैक्टर। चलो अब हम सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। जब तक सेंसिटिविटी का डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप मान के चलिएगा पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये लॉन्ग क्वेश्चन चल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए आराम से पूरा एकदम वॉच करिए, अच्छे से नोट्स बनाइए और इसको प्रिपेयर करिए। लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करिए, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। 1 मार्क्स के काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये फार्मूला डेवलप हो रहे हैं, इनको भी याद करिएगा। एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करिए, चाहे थ्योरी में कर देना पहले से या अलग से भी आप लिख सकते हो, कि जो लैम्प स्टैंड स्केल अरेंजमेंट हमने यूज़ किया था, ये जो फाई की वैल्यू है ना, उसी की हेल्प से निकलती है। तो आप लिख दीजिए इस चीज़ को, टू फाइंड द डिफ्लेक्शन फाई वी यूज़ लैम्प, स्टैंड और स्केल। 3 चीज़ें होती है। देखो सामने गैल्वेनोमीटर के सामने हम रखते हैं लैम्प स्टैंड, वही यूज़ किया गया है। तो लैम्प स्टैंड और स्केल अरेंजमेंट,
ठीक है, इसकी हेल्प से। ये लाइन आप चाहें तो थ्योरी के अंदर जब डिस्कशन लिख रहे थे हम लोग वहाँ भी लिख सकते थे, अलग से चाहें तो अलग से इसको मेंशन कर दें। डायग्राम में ये वाला पोर्शन हमने शो नहीं किया है, उसको मैंने आपको, ये बिल्कुल गैल्वेटर के अपोजिट रखा हुआ होता है। जो मिरर का डिफ्लेक्शन है वो स्केल पर मिलता है, वहीं से हम लोग स्केल की हेल्प से फाई को मेजर करते हैं, जो कि करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ठीक है, इतना पॉइंट तो आपने लिख ही लिया है। अब आगे हम बात करते हैं, सेंसिटिविटी हमारा मेन टॉपिक रह गया। देखो सेंसिटिविटी जब तक पूरी नहीं करेंगे आप, डेफिनीशन और टाइप, तब तक आप समझिएगा काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। तो चलिए डालिए सेंसिटिविटी के बारे में लिखते हैं, हेडिंग डाल लें सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर या सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी है क्या? आप जानते हो कि अगर थोड़ा सा भी कोई चेंज किया जाए किसी भी फैक्टर में, उसका रिजल्ट मैक्सिमम आ जाए, ज़्यादा आ जाए, तो मतलब मोर सेंसिटिव है। जैसे सपोज करिए कुछ लोग थोड़ा सा जब उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कोई चीज़, तो वो ईजिली एक्सेप्ट कर लेते हैं, जल्दी उनके अंदर उससे रिलेटेड चेंजेस आ जाते हैं, तो हम उसको कहते हैं वो मोर सेंसिटिव है। ऐसे जैसे कोई डिवाइस है, उसमें अगर करंट थोड़ी सी फ्लो कराएं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा मिले, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है मेन चीज़, तो हम कहेंगे अब अगर स्मॉल करंट पास कर रही है तो मैक्स डिफ्लेक्शन जितना ज़्यादा मिलेगा वो गैल्वेनोमीटर उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो छोटी छोटी करंट्स मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर भी हमारे गैल्वेनोमीटर मेजर करते हैं, तो वो तभी कर पाते हैं ना जब ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं ना। माइक्रो एम्पियर में कैसे कोई मेजर करे, सोचो। तो डेफिनेशन लिख लो, चलो लिखते हैं, व्हेन स्मॉल करंट इज पासेस थ्रू द क्वाइल लिख दो या गैल्वेनोमीटर लिख दो, व्हेन अ स्मॉल करंट पासेस थ्रू द क्वाइल देन इफ इट गिव लार्ज डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, कुछ भी कह दें, देन इट इज सेंसिटिव और मोर सेंसिटिव, ऐसे भी कह सकते हैं आप। तो लार्ज डिफ्लेक्शन देने पर ही इसको हम सेंसिटिव कहेंगे, और डिफ्लेक्शन का सिंबल चाहे तो फाई साथ में लिख दें। देन गैल्वेनोमीटर इज सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। ओके, अब सेंसिटिविटी की बात हम जब करेंगे तो 2 काइंड की सेंसिटिविटी होती हैं, अगर हम कहें टाइप्स की बात करें तो पहला नंबर आप डाल देना, इसमें 2 टाइप हैं, ध्यान रखना, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो 2 काइंड हैं, फर्स्ट नंबर डालो इसका करंट सेंसिटिविटी और सेकंड वोल्टेज। चलो पहले हम लोग बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी की, तो हेडिंग पड़ जाएगी करंट सेंसिटिविटी नंबर 1 में, करंट सेंसिटिविटी। ओके, करंट सेंसिटिविटी को बताने के लिए हम लोग सिंबल एसआई यूज करते हैं, और ये ध्यान रखना फाई और आई का रेशियो होता है। जो फाई पीछे डिफ्लेक्शन सीखा आपने, फाई और आई का अगर रेशियो कर दिया जाए तो बनता है करंट सेंसिटिविटी। एसआई इसका सिंबल है, तो लिख दो एसआई इज इक्वल टू फाई बाई आई, फाई बाई आई। अब देखो पीछे हम लोगों ने निकाली है वैल्यू, फाई और आई में रिलेशन पीछे निकाला हुआ है, उसी रिलेशन का यूज करने वाले हैं यहाँ पर। इससे एक और फार्मूला बनेगा, देखो रेशियो ऑफ, पहले डेफिनेशन लिख दो, रेशियो ऑफ फाई और आई, यानी डिफ्लेक्शन फाई जो डिफ्लेक्शन एंगल है, तो रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन फाई एंड करंट आई इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। अच्छा, इसको लिख देना, इट इज डिनोटेड बाय एस आई, एस और सफिक्स में आई, एस आई से डिनोट करेंगे इसको, डिनोटेड बाय एस आई। ओके, अब हम पीछे जो फार्मूला निकाल चुके हैं उसकी हेल्प लेंगे। तो आपको याद होगा आई इज इक्वल टू सी अपान एन ए बी, वही बनेगा, उसी से निकालेंगे। यहाँ फाई और आई का रेशियो हम पिछले फार्मूले से निकाल के पुट करने आ रहे हैं। तो पीछे देखो फार्मूला क्या था हमारा, देख लीजिएगा, हमने पीछे निकाला है आई, देखिए आई इज इक्वल टू सी अपान एन ए बी और इंटू फाई बनाया है। इसी सी अपान एन ए बी को तो के बोला था हम लोगों ने, तो चलो इसको हम लोग वहाँ पर फाई बाई आई के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। तो फिर क्या बनेगा, देखो एस आई इज इक्वल टू फाई बाई आई की वैल्यू लिखोगे तो सी बाई एन ए बी हो जाएगा। देखो फाई आई तो एन ए बी बाई सी, ये सेंसिटिविटी आ गई, करंट सेंसिटिविटी बन गई हमारी। ठीक है, अभी करंट सेंसिटिविटी के बाद हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात करने वाले हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो अगर बात करें ऐसे ही, तो फाई और वी का जो रेशियो बनेगा वो वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा।
चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। तो द रेशियो ऑफ, आप लिखना शुरू कर दें, द रेशियो ऑफ डिफ्लेक्शन फाई एंड वोल्टेज V इज नोन एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो इसको भी हम डिनोट करते हैं SV से। डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन लिख दो। The ratio of deflection phi and voltage V is called voltage sensitivity. It is denoted by SV. वो फार्मूला लिख देना अपना। It is denoted by SV. तो देखो ये क्या बन रहा है। हाँ, इसको फाई बाई वी को, V इक्वल टू, आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR होता है, इसको रख दीजिए V को IR। तो देखिए क्या बनेगा SV। अब देखो फाई बाई आई करंट सेंसिटिविटी है, इसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं ऊपर, NAB बाई C, उसको यहाँ रख दीजिए NAB बाई C, और R पहले से रखा हुआ है यहाँ पर हमारे पास, तो CR हो जाएगा CR। ओके, ये हो गया हमारा वोल्टेज सेंसिटिविटी। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन हो गया।